हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट आवर टॉपिक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पहले हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज पॉलिटिकल, अनदर इज परमानेंट। व्हाई वी कॉल इट एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव? बिकॉज देयर टेन्योर इज फिक्स्ड। सो इनका फिक्स टेन्योर है एंड दे वर्क टिल देयर रिटायरमेंट, तब उससे पहले इनको कोई हटा नहीं सकता। और जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, देयर टर्म इज टोटली अनस्टेबल। कब गवर्नमेंट कब डिसॉल्व हो जाए, यू नेवर नो। सो ऑल्दो 5 ईयर फिक्स होता है, लेकिन 5 ईयर इज नॉट परमानेंट। सो 5 ईयर के बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग और 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व हो जाती है। नाउ क्लास, in this topic we will discuss that how bureaucracy works in India, what kind of challenges they face, how they get selected, how their independence has been secured by the constitution, ताकि वो अपने वर्क को properly कर सके. So these are the various keywords. In this board you can find the keywords that you need to take care that their selection is by UPSC. They are supposed to be, they are expected to be politically neutral, and the major challenge they face. The major challenge they face is politically they need to be uh, they need to be there should be no political impact. Politically no interference should be there. करप्शन जो सबसे मेजर चैलेंज है वो टैकल होना चाहिए. देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये कहते हैं कि दे आर नॉट मच सेंसिटिव टूवर्ड्स पीपल. सो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं. इनको हम और बेटर वे में, क्योंकि हमारे पास जो NCERT कंटेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस इन द PPT. सो PPT के थ्रू अब हम और डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. Dear students, today we will discuss about the permanent executive. In the previous class, we had discussed about the political executive, which keeps on changing, and generally in India the tenure is 5 years. But in the case of permanent executive, they work till their retirement. So, permanent executive is also known as bureaucracy. In India, the bureaucrats, they come through the civil services exams. So this bureaucracy has a very big role in the implementation of all the policies and law. So देखा जाए तो रियलिटी में ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही लोग बाकी में मेजर रोल प्ले करते हैं. Policies are made by Prime Minister and its cabinet, approved or signed by President. But जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी लॉ बनना है, पॉलिसी बननी है, उसके जितने भी उसका जो पूरा ड्राफ्ट है, उसका जो भी उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल एक्सरसाइज्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स. जो IAS ऑफिसर्स हैं ये अपना पूरा रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद जो भी बेस्ट ड्राफ्ट किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, तो यही लोग तैयार करते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि इनका एक बहुत मेजर रोल है, एंड विदाउट दैट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनीथिंग. So the executive organ of the government also includes a large organization called the bureaucracy or the administrative machinery. To underline the difference between this machinery and the military service, it is described as civil service. Why we call it as civil service? Just to underline the difference between this machinery कि जो ये bureaucrats की machinery है और military service, दोनों को differentiate करने के लिए हम ये word use करते हैं civil service. So trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers. आपने देखा होगा हर एक मिनिस्ट्री, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, तो उनमें सब में ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि मिनिस्टर्स को गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, पॉलिसीज़, लॉ मेकिंग से रिलेटेड, ये उसको सॉर्ट आउट करते हैं. सो मेजर ड्राफ्ट मेकिंग का जो काम है, कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, उन इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे सॉल्व करना है, everything is looked after by these bureaucrats. So in a democracy, the elected representative and the ministers are in charge of government, and the administration is under their control and supervision.
In the parliamentary system, the legislature also exercises control over the administration. The administrative officers cannot act in violation of the policies adopted by the legislature. तो इनके कुछ limitations भी हैं. So they are under the control of legislature. तो ये अपनी parts को misuse नहीं कर सकते. Legislature control इनके ऊपर है. And it is the responsibility of the ministers to retain political control over the administration. Now ministers का भी रोल है, तो एक तरह से ये मिनिस्टर्स के बिना काम नहीं कर सकते और मिनिस्टर भी इनके बिना काम नहीं कर सकते, बट ये अपने पार्ट्स को कोई मिसयूज़ नहीं करे. सो देयर इज़ अ मैकेनिज्म वे मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर कैन कंट्रोल द सिविल सर्वेंट्स. नाउ पॉलिटिकली न्यूट्रल, दिस यू नीड टू टेक केयर दैट in what way these civil servants are politically neutral, and why there is requirement of making them politically neutral. तो ये भी एक 2 मार्कर क्वेश्चन है. तो क्लास दिस इज अंडरस्टूड. अगर ये politically neutral नहीं होंगे तो फॉर एग्जांपल 5 ईयर के बाद सपोज दे आर सपोर्टिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट और उनके अंडर में लोग काम कर रहे थे और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो फिर अगर ये पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं करेंगे. तो इसलिए इनके लिए न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है. चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए, दे हैव टू वर्क एंड दे डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली बायस्ड. इनको पॉलिटिकली कोई बायस्ड अपने आप को शो नहीं करना है, ऐसा वर्क नहीं करना है, अदरवाइज ये अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. सो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल. दिस मीन्स दैट द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन ऑन पॉलिसी मैटर्स. In a democracy, it is always possible that a party is defeated in election, new governments keep on coming, और पहले भी आ जाती है, 5 ईयर से पहले भी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं. तो दिस इज़ द रीज़न कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर ये सिविल सर्वेंट्स इंडिया के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे. दे विल वर्क फॉर देयर ओन वेलफेयर. सो दिस इज़ द रीज़न इट इज़ extremely required that they become politically neutral. So to work efficiently, to work responsibly, it is required. Now composition. Now if we talk about the composition, then इंडिया में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उसका वर्क है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना, सो दैट कि जो बेस्ट सुटेबल सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें. तो वो जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, आप लोगों ने सुना होगा. सिविल सर्विसेज में IAS और IPS के लिए एग्ज़ाम होता है. एवरी ईयर इट इज़ कंडक्टेड एंड जो टॉप मेरिट होल्डर्स हैं दे गेट दीज सर्विसेज. सो इतना इजी नहीं है सिविल सर्विसेज में आना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड लोग हैं ओनली दे कैन एबल टू डू दिस सर्विस. तो दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया के लिए जो पॉलिसीज़ बन रही है पूरी कंट्री के लिए, तो वो वाकई में उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो रियली डिज़र्व करते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट पर नहीं छोड़ा. इसके लिए एक अलग से एक इंस्टीट्यूट बनाया जो कि अगेन पॉलिटिकली न्यूट्रल रह करके सिलेक्शन करे. क्योंकि अगर ऐसा गवर्नमेंट पे छोड़ दिया तो वो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को फेवर कर सकती है. तो दिस इज़ द रीज़न UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है. सो UPSC हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. तो सिविल सर्वेंट्स का जो रिक्रूटमेंट होता है इट इज़ थ्रू UPSC. और स्टेट में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उनके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है. तो दोनों ही सेंटर और स्टेट के लिए ये बना रखा है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, ताकि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स आ सके. प्लस UPSC कैसे पॉलिटिकल न्यूट्रल बने, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन कि UPSC पॉलिटिकल न्यूट्रल कैसे बने. उनका एक फ़िक्स टर्म है ताकि वो सिक्योर रहें कि उनको कोई और हटा नहीं सकता. क्योंकि अगर फिक्स टर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो फिर वो गवर्नमेंट के फेवर में काम करेंगे. तो इसलिए उनको बिल्कुल पॉलिटिकली एकदम न्यूट्रल बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनका फिक्स टर्म करें, सो दैट दे गेट द एश्योरेंस कि वो आराम से काम कर सकते हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है. प्लस उनका जो रिमूवल प्रोसीजर है इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू अ
थॉरो इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इनको हटाना भी इतना ईजी नहीं है जब तक कि प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती और ये सुप्रीम कोर्ट लेवल पर होती है। तो इनको प्रॉपर अपना एक सिक्योरिटी दी गई है ताकि ये अपना काम फ्रीली कर सकें, विदाउट एनी प्रेशर कर सकें। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, देयर आर 3 डिविजन्स। इंडिया में जो सिविल सर्विसेज है, सबसे पहले जो टॉप लेवल पे है ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें IAS और IPS का सिलेक्शन होता है। फिर सेंट्रल की जो सर्विसेज हैं उसमें IFS और IRS, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो जिनका जो सेकंड जो लेवल है कि जो IAS IPS में जिनकी मेरिट नहीं आती तो दे कैन चूज़ फॉर IFS एंड IRS। और फिर स्टेट लेवल पे जो सर्विसेज आती है उसमें सेल्स टैक्स ऑफिसर्स। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। So this classification is important question. So now class, next important that we need to take care is the powers of IAS and IPS. So person selected by UPSC for IAS and IPS constitute the backbone of the higher level bureaucracy in the state. सबसे higher level की bureaucracy है, हर एक district में ये अपॉइंट किए जाते हैं। and an IAS officer is governed by the service conditions laid down by the central government। और IAS officer का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। इनको कलेक्टर भी बोला जाता है, यू ऑल नो, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट। सो इन एन IAS और IPS ऑफिसर असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट। सो उनको एक पर्टिकुलर स्टेट में उनको वर्क असाइन किया जाता है, where he or she works under the supervision of the state government। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो लोग काम करते हैं। ऑल्दो इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, बट एक बार जिस स्टेट में वो लग जाते हैं फिर वहीं पे उनका ट्रांसफर्स रहते हैं। सो दे आर द मेन की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट and they are work under the supervision and control of the central government. Now class, last and very important, what kind of challenges bureaucracy face? So first challenge is negative perception of common people। So generally ये एक common perception है that bureaucrats are not sensitive to the needs of the people। So generally कई बार ऐसा होता है कि जो bureaucracy है वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाती है, वो इतनी रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करती। सो ये इंडिया में एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन परसेप्शन है दैट ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो ये इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दैट हाउ टू गेन द फेथ ऑफ पीपल, बिकॉज लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने काम नहीं किया और कई बार ये गवर्नमेंट के इफेक्ट में आ जाती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि इट इज़ नाउ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल एंड लोग भी अप्रोच करने में डरते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं, कई बार हम सपोज़ हमें कोई प्रॉब्लम है, हम कलेक्टर के पास गए, उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी डिमांड को लिसन नहीं किया, इग्नोर कर दिया, तो हमारे मन में ये आ जाता है कि दे आर नॉट सो सेंसिटिव। तो ये एक मेजर चैलेंज है कि दे नीड टू make such kind of mechanism so that people can express their grievances। Now issue of political interference, आप लोगों को पता ही है कि चाहे हम कितना भी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करें, इतना इजी नहीं है किसी भी ब्यूरोक्रेट को, जब वो एक मिनिस्टर के अंडर में काम करता है तो अपने आप को न्यूट्रल बनाना इतना इजी नहीं है। और कई बार कुछ ऐसे फेवर्स लेने के लिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एलिनिएट हो जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसको सपोर्ट नहीं करते, उनको प्रॉपर उनके साथ कॉपरेट नहीं करते। तो ये भी कई बार ऐसा होता है। दिस इज़ द रीज़न कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, ट्रांसफ़र्स होते हैं इसी वजह से। कब सपोज़ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसका ट्रांसफ़र बहुत दूर कर दिया जाता है। ये ट्रांसफ़र की बहुत पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से किसी को पॉलिटिकली किसी ऑफिसर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो उसके प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं, और किसी का अगर सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकली तो उनके ट्रांसफ़र्स पे ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। सो टू मच इंटरफेरेंस अगेन अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, उनकी एफिशिएंसी वर्क अफेक्ट होती है। सो ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ने
इनकी सर्विसेज को बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है, इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इतना फुल प्रूफ बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लैक्यूनाज आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स आते हैं जिसकी वजह से ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं. तो दिस नीड टू बी टैकल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट challenges to bureaucracy. So students, I hope you understood this topic. This is a very important and very interesting